हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। सड़क पर एक एक रुपए के लिए इतनी इतनी दूर दौड़कर चाय बेचता हुआ वह गरीब आदमी आखिर कौन था, जिसका चेहरा देखते ही अचानक से राजू के मुंह की हवाइयां उड़ गईं। जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो राजू के पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर कौन था वह बूढ़ा आदमी? रामू के पिता दीनदयाल जी बहुत ही सामान्य इंसान थे, जिनका भरा पूरा परिवार था। दो बेटे, दो बेटियां, खुद पति पत्नी और माँ बाप। ईश्वर की कृपा से उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था और उनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी गुजर ही रही थी। वक्त के साथ जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनकी उम्र ढलती जा रही थी और अब तक उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। खैर, यह तो संसार का नियम है, जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। तो ऐसे ही उम्र के एक पड़ाव पर आकर दीनदयाल जी ने अपने माता पिता को खो दिया और अब वह अपने परिवार के मुखिया और सबसे बड़े व्यक्ति बन गए। अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी कोई भी काम करते तो हर काम को करने से पहले वह दीनदयाल जी की परमिशन लिया करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, वैसे वैसे खुद अपनी मर्जी से सब काम करने लगे। चारों बच्चे लगभग एक दो क्लास आगे पीछे थे और क्लासेस के बढ़ने के साथ ही उनके खर्च भी ऐसे ही बढ़ते रहे। लेकिन दीनदयाल जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक थी। ना ही तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना ही बहुत ज़्यादा बेकार थी। एटलीस्ट इतनी तो थी ही कि अपने बच्चों को वे अच्छी शिक्षा दिला सकें। तो इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को उनकी मनचाही पढ़ाई करवाई। इधर जैसे ही उनकी बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई तो उन्होंने उनकी शादी करने का फ़ैसला लिया। उनकी बेटियों का भी कोई ख़ास लक्ष्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी और दीनदयाल जी अपनी बेटियों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। बेटियों की शादी के बाद दीनदयाल जी के घर में उनके दो बेटे और उनकी पत्नी ही बाकी रह गए थे। सबसे छोटा उनका बेटा था। यूं तो दीनदयाल जी के चारों बच्चे, दोनों बेटियां मीना और रीना, साथ ही दोनों बेटे रामू और राजू भी अपने माँ बाप को बहुत ही प्यार करते थे। वे चारों ही अपने माँ बाप की हर बात माना करते थे और उन्हें प्यार भी करते थे। लेकिन राजू क्योंकि सबसे छोटा था, इसीलिए वह घर में अपने माँ बाप का और सभी भाई बहनों का भी सबसे ज़्यादा लाडला था। और जितना प्यार उसके माँ बाप उससे करते थे, उतना ही वह अपने माँ बाप को भी किया करता था। मतलब बाकी सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार राजू ही अपने माँ बाप से किया करता था। अभी तक उसकी दोनों बहनों में से बड़ी बहन की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और छोटी बहन की ग्रेजुएशन अभी चल ही रही थी। और राजू अभी भी 12वीं कक्षा में था, क्योंकि वह सबसे छोटा था। इसीलिए पढ़ाई में भी वह सबसे पीछे था, यानी कि वह केवल कक्षा में सबसे पीछे था। पढ़ाई के मामले में वह किसी से पीछे नहीं था, बल्कि पढ़ाई के मामले में तो वह उन चारों में सबसे बेहतर था। एक तो वह हमेशा ही पढ़ाई में अपना प्रदर्शन सबसे अच्छा रखता, खुद को अपने माँ बाप की नज़रों में हमेशा ही सबसे बेहतर बनाता था और इसी कारण उसके माँ बाप उसे ज़्यादा प्यार करते थे। बल्कि उसके माँ बाप ही नहीं, उसके आसपास का हर एक व्यक्ति उससे लगाव रखता था। इसका कारण था कि वह जो भी काम करता उसे पूरे दिल से सच्ची निष्ठा से करता, जिससे कि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो
और उसके मन में जो भी होता वह उसे साफ साफ मुंह पर बोल दिया करता था। इधर अब उसकी बहनों की तो शादी हो ही चुकी थी। अब घर में राजू का बड़ा भाई रामू और उसके माँ बाप ही बचे थे। बड़ा भाई जो कि ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था, अब उसने नौकरी लगा ली थी और वह एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी नौकरी लगने के 1 साल बाद ही राजू के माँ बाप ने अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कराई थी। शादी के बाद वे अपनी इस जिम्मेदारी से तो मुक्त थे, लेकिन बेटों के बारे में सोच सोचकर परेशान थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे से बात की और कहा कि बेटा, अब हमें लगता है कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी भी शादी की सही उम्र है। तो इसीलिए हम दोनों ने ही सोचा कि क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। बड़े बेटे को भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी, इसीलिए उसने भी सोचा कि क्यों ना अब अपने माँ बाप की बात को मानकर शादी कर ही ली जाए। कि अब क्या ही करना है, घर वालों की बात मानकर शादी कर ही ली जाए। जैसे ही उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़की पसंद की, तो उसने भी शादी के लिए फट से हाँ कर दी और अब रामू की भी शादी कर दी गई। शादी के बाद जब नई बहू घर में गृह प्रवेश करने के बाद आ गई, तो घर में सभी लोग बहुत खुश थे। यह सोचकर जब उनके परिवार में एक नया सदस्य बढ़ गया है और अब फिर से घर हरा भरा रहेगा। बेटियों के चले जाने के बाद घर में जो सूनापन आ गया था, बहू के आने से वह सूनापन भर जाएगा। अब बस इसीलिए घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। जब नई बहू घर में आई तो उसका बर्ताव बहुत ही सामान्य था। जैसा कि एक नई बहू का व्यवहार होता है, बिल्कुल वैसा ही वह भी काफ़ी खुश थे और धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही थी। नई नई जगह पर होने वाली परेशानी और असमंजस को समझते हुए रामू की माताजी ने अपनी बहू के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की और उसका साथ दिया, ताकि उसे इस नए घर में एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बहू भी घर में आकर अब नॉर्मली रहने लगी थी। अब धीरे धीरे दिन बीते और राजू की 12वीं का रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद उसके आगे की पढ़ाई के लिए अगर इस स्टेट की अच्छी यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिल गया, तो वह वहीं जाकर पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसके नंबर बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए जिस यूनिवर्सिटी में वह एडमिशन लेना चाहता था, उसी जगह पर उसे एडमिशन मिल गया। और अब उसने अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से परमिशन लेकर अपनी पढ़ाई करने के लिए वह निकल पड़ा, क्योंकि पहली बार वह अपने घर से दूर जा रहा था। तो इसीलिए मन में बहुत घबराहट थी कि पता नहीं घर के बाहर अकेला कैसे रहूँगा, कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा। और शुरू शुरू में तो वह अपने माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों को याद करके बहुत रोया भी करता था, क्योंकि वह कभी घर के बाहर नहीं रहा था। लेकिन फिर घर वालों ने समझाया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें घर के बाहर निकलना ही पड़ता है और इसमें रोने, घबराने या परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हें घर से बाहर निकलने पर दुख हो रहा है, तो कल को तुम्हें इसी बात की खुशी भी होगी, क्योंकि जब तुम अपना अच्छा खासा नाम बना लोगे, तो तुम अपनी ही कामयाबी पर खुश भी होगे और अपनी इन सब बातों को याद करके खुद ही हंसोगे कि इतने बड़े हो गए हो और देखो घर से दूर जाने पर छोटे बच्चों की तरह रो रहे हो। इसमें भला रोने की क्या बात थी? बेटा, जो तुम इतना रो रहे हो, चलो चुप हो जाओ। फ़ोन पर उसके माँ बाप ने उसे चुप कराया। राजू के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो रहा था, क्योंकि उसे हर एक चीज़ पर अपने माँ बाप की याद आ रही थी। खुद से खाना बनाना हो या अपने कपड़े धोना हो, हर चीज़ पर उसे माँ पापा की याद आ ही जाया करती थी। लेकिन वक्त के साथ
धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। जब शुरू शुरू में वह गया तब तो बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब राजू को धीरे धीरे आदत होती जा रही थी कि वह धीरे धीरे अपने सब काम खुद ही करने लगा था। और उसने अब इस सच को भी स्वीकार कर लिया था कि वह अब अपने भाई और मम्मी पापा से कुछ समय तक दूर ही रहेगा, क्योंकि अभी उसे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और बस खुद को समझाते हुए वह पढ़ाई में लग गया और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन अचानक राजू के पास फ़ोन आया और उसे पता चला कि उसके माँ बाप अचानक कहीं गायब हो गए हैं। कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता, बस अचानक कहीं चले गए हैं। यह सुनते ही राजू के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह तुरंत ही ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया और अगली ही सुबह तक वह अपने घर जा पहुंचा। और घर पहुंचते ही वह घबराते हुए अपने भैया को देखते ही रोने लगा और अपने भाई को गले लगाकर रोते हुए बोला, भैया, माँ पापा कहाँ चले गए हैं अचानक से? अचानक क्या हो गया? उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? तब राजू के भाई रामू ने उसे चुप कराया और समझाया कि रोने से कुछ नहीं होगा। तू परेशान मत हो राजू, हमारी मदद के लिए कुछ तो सोचा ही होगा ना। मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसे माँ पापा कहाँ जा सकते हैं। तब छोटे भाई ने पूछा कि भैया, हुआ क्या था, मुझे सारी बात बताइए आप। तब रामू ने बताया कि मैं कल सुबह ही तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और तुम्हारी भाभी और माँ पापा को घर पर ही छोड़ गया था। और उसके बाद जब मैं शाम के 5 बजे के करीब ऑफिस में ही काम कर रहा था, तब अचानक मुझे तुम्हारी भाभी ने फ़ोन किया, क्योंकि वह कभी भी ऑफिस के काम के समय मुझे फ़ोन नहीं करती। लेकिन कल उसने फ़ोन किया तो मुझे लगा कि कुछ अजीब है, और मैं जब उससे बात करने लगा तो उसने मुझे बताया कि सुबह से माँ पापा का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सुनकर मैं भी परेशान सा हुआ। फिर मैंने इसे समझाया कि मैं पापा मम्मी को ढूंढता हूँ, तुम परेशान मत हो। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे माँ पापा कहीं नहीं मिले। मैंने रीना और मीना के यहाँ भी फ़ोन करके पता कर लिया, लेकिन वे लोग वहाँ भी नहीं गए। बाकी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने सबके यहाँ पता करवा लिया है, वह मुझे कहीं नहीं मिले। अब राजू ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, माँ पापा घर से क्या कहकर करने के लिए गए थे, कि वह कहाँ जा रहे हैं? तब उसकी भाभी ने कहा कि भाई, मैं घर के काम निपटा रही थी। मम्मी को 2-3 दिन से बुखार सा हो रहा था। आपके भैया जाकर दवाई ले भी आए थे, लेकिन कल उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ी हुई सी लग रही थी। आपके भैया के जाने के बाद मैंने माँ जी के लिए खिचड़ी बनाकर दे दी थी, और उस खिचड़ी को खाने के बाद मम्मी जी ने अपनी दवाइयाँ खा लीं। लेकिन फिर भी जब उन्हें कोई आराम नहीं पड़ा तो घंटे 2 घंटे बाद पापा जी कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ को दवाई दिलाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इन दवाइयों से तुम्हारी माँ को कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो मैं इन्हें लेकर दवाइयाँ दिलवाने जा रहा हूँ। तुम अपने घर के काम निपटा लो। इतने में मैं इसे दवा दिलवा कर आता हूँ। बस फिर मैं अपने काम में लगी रही और पापा जी माँ जी को दवाई दिलवाने के लिए चले गए। उसके बाद पापा जब बहुत देर तक वापस नहीं लौटे तो मैंने उन्हें कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी मुझसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन मुझे फिर भी मम्मी पापा जी का कोई पता नहीं चला। तो मैं आपके भैया को फ़ोन करके बताने लगी। उसके बाद से तो उन्हें सब ढूंढ ही रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गए थे आपके भैया। पुलिस वाले आपके पापा जी को ढूंढने लग गए हैं दीदी। अगर ईश्वर ने चाहा तो मम्मी जी और पापा जी जल्दी ही मिल जाएंगे। भगवान करे कि वह दोनों ठीक हों और उन्हें कुछ ना हुआ हो।
अपने माँ बाप के लापता होने से बेटे बेटियां सब बहुत परेशान थे और इधर बहू भी परेशान थी और सब उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसमें पुलिस भी उनकी पूरी पूरी मदद कर रही थी, जिसके चलते अपनी तरफ से तो दोनों बेटे पूरी कोशिश कर ही रहे थे। इधर एक एक करके दिन बीते जा रहे थे, लेकिन अभी तक उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस स्टेशन जाते तो पुलिस वाले एक ही जवाब देते कि जब आपके माता पिता का जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन पुलिस वालों को उनके माता पिता की कोई खबर नहीं मिली, जिसके चलते बेटे ने अपने माँ बाप को अपने शहर में ढूंढने की खुद ही कोशिश की। छोटे बेटे ने कहा भी और उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश भी की, लेकिन बड़े बेटे से जब उसने कहा तो वह कहने लगा कि भाई माँ पापा तो है नहीं, ऐसे में अगर हम अपना काम धंधा छोड़कर बस माँ पापा को ढूंढने में लगे रहेंगे फिर तो हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। और तू जानता है राजू कि हम कोई ऐसे रईस आदमी तो है नहीं कि महीना कमाया या ना कमाया हमारे खर्चे पर और हमारी जेब पर कोई फ़र्क ना पड़े। हम तो मज़दूर आदमी हैं भैया, अगर महीने भर भी ना कमाएं तो भी सड़क पर आ जाएंगे और बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसे में हम भला क्या कर सकते हैं? माँ पापा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं गांव में अपनी जानकारी और रिश्तेदारी के लोगों से पता करवाता हूँ सबसे, और पर्चे भी बंटवा दूंगा। और क्या कर सकता हूँ तू बता। अपने भाई की यह बात सुनकर तो राजू भी कुछ नहीं बोल पाया। आखिर वह क्या ही कहता। इधर राजू का भाई रामू अपने परिवार, अपनी बीवी और बच्चों के साथ अभी भी व्यस्त था, और फिर उसे अपने परिवार के खर्चे जो चलाने थे। 15 दिन तक राजू खाने पीने को छोड़कर बिना अपनी सेहत का ध्यान रखे अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करता रहा। लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप तो कहीं गायब हो गए थे। पता नहीं उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, जो अभी तक वे मिल नहीं रहे थे। उनकी कोई खबर नहीं मिली। इधर समय बीतने के साथ साथ राजू के कॉलेज से फ़ोन आने लगे थे कि अब तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतने दिन अगर कॉलेज नहीं आओगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने न दिया जाए। मजबूरी थी। बेशक उसके माँ बाप नहीं मिल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जाने वाले के साथ में कभी जाया नहीं जाता। तो ऐसे में जिंदगी तो बस चल ही रही थी और रामू राजू सबको आगे बढ़ना ही था। बेशक उसके माँ बाप नहीं मिल रहे यह सोचकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया जाने वाले कि जैसे ही उसके एग्जाम फाइनल ईयर के एग्जाम फिनिश हो जाएंगे चल ही रही वह अपने माँ पापा को ढूंढने के लिए कुछ तो करेगा। आगे बढ़ना ही था। जब से उसके माँ बाप गायब हुए तब से जैसे उसके चेहरे का सुकून, उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। जब से वह कॉलेज वापस लौटा तब से वह ऐसे ही उदास बैठा रहता, न किसी से बातचीत करता ना ही कुछ। उसे इस तरह उदास बैठा देख उसके दोस्तों ने उससे पूछा तो राजू के बताने पर उसके दोस्तों ने फैसला लिया कि वह भी राजू के माँ बाप को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। किसी ने सुझाव दिया कि कॉलेज के आसपास या कॉलेज के अंदर जितने भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव लोग हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए और अंकल का फ़ोटो सर्कुलेट कर देना चाहिए। प्लस तुम्हारे गांव के जो भी आसपास के शहर हैं वहाँ सब जगह पोस्टर लगा देने चाहिए। और साथ ही जैसे लोग अपनी दुकानों का प्रचार करवाते हैं वैसे ही हमें अंकल आंटी को ढूंढने के लिए माइक लेकर कुछ लोगों को छोड़ना होगा। साथ में तुम्हारा नंबर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे जैसे भी किसी को कुछ पता चले तो वह हमें कॉल करके बता सके। राजू को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब वह उसके दोस्त कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद जैसे ही उन्हें शाम के समय मिलता तो तुरंत ही अपनी क्लासेस करने के बाद वे लोग अपने आसपास के कॉलेज के दोस्तों के पास उनसे जाकर मिले। और पहले दिन उन्होंने अपने माता पिता का फ़ोटो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट कराया, जिसमें दिनांक, जिस तारीख से वह गायब हुए हैं उसे लेकर उनका पता, स्थान और राजू का मोबाइल नंबर सब कुछ उन्होंने डाला हुआ था। ऐसे में अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी उन्हें ढूंढने की। अगले ही दिन राजू अपने दोस्तों के साथ निकल गया अपने गांव की ओर और गांव से 10 से 20 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी गांव या शहर थे वहां उपस्थित अपने जानकारों को पैम्पलेट बनवाकर दे दी और कहा कि इन पैम्पलेट्स को पूरे शहर में बांट दें। साथ ही राजू ने यह भी कहा कि जो उनके माता पिता की जानकारी उन्हें देगा तो राजू अपनी ओर से अपनी खुशी से उन्हें इनाम देगा, जो कि कैश अमाउंट होगा। कैश अमाउंट में राजू ने कहा कि फ़ोन पर जानकारी देने के ही वह 5,000 रुपये तक देगा, क्योंकि वह एक स्टूडेंट था तो उसके लिए एक एक पैसा कीमती था और इसीलिए वह इतना सब खर्चा भी अपने दोस्तों की मदद से कर रहा था। और इधर रामू के घर तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। रामू अपनी सामान्य जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना जीवन जी रहा था और उसकी पत्नी तो बिल्कुल ऐसे रह रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी मात्र 1 महीना ही हुआ था उन दोनों बुढ़े बुढ़िया को गायब हुए। वह तो अपने माँ बाप को जैसे भूल ही गए, लेकिन राजू उसने हार नहीं मानी थी। हर दिन इसी आस में निकलता कि शायद आज उसके माँ बाप उसे मिल जाएंगे। उसके माँ बाप ने उसके खर्चे के लिए अब तक जितने भी पैसे भेजे थे उनमें से अब तक वह जितने भी पैसे बचा पाया उन्हीं पैसों को वह अपने माँ बाप को ही ढूंढने में लगा रहा था। और इधर उसके एग्ज़ाम्स भी शुरू हो चुके थे। एग्ज़ाम होने के बाद उसी दिन अपनी ही यूनिवर्सिटी के पास वह जब घूम रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना सब्जी या फल बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदारों को भी वह पैम्पलेट बांट दे। राजू के पास लगभग यूनिवर्सिटी के पास ही इन्हें वह बांट देगा, क्योंकि उसके पास थोड़े ही पैम्पलेट बचे हुए थे। आसपास के गांव में जाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह इस बात को पहुंचाना चाहता था और उसने सोचा कि वह पहुंचाएगा भी। यही सोचकर उसने पैम्पलेट्स बांटने के लिए अपने दोस्त को अपनी स्कूटी के पीछे बिठाया और चल दिया। ऐसे ही पैम्पलेट बांटते हुए उसे शाम से रात हो चुकी थी। पिछले 3 घंटे से लगातार वह यही काम कर रहा था, लेकिन अब रात के 10 बज चुके थे और अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला कि तभी उसके दोस्त ने कहा कि अच्छा सुन, एक काम करते हैं, बड़ी थकान हो रही है और ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद वापस यूनिवर्सिटी चलेंगे, ठीक है। राजू तो मना करने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि अब बहुत थकान हो रही है, कल से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे थे और फिर एग्ज़ाम देने के बाद सीधा यहाँ आ गए, तो हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। चाय पी लेंगे तो थकान दूर हो जाएगी, आजा। चल, यह कहकर उसका दोस्त वहीं पास में चाय की टपरी के पास जाने लगा। राजू भी उसके साथ साथ चल दिया। राजू के दोस्त ने तो चाय के लिए बोला और वे वहीं स्टूल पर बैठ गया कि तभी वहाँ एक छोटा लड़का आया और वह छोटा लड़का जाकर पूछने लगा कि भैया, आपके लिए क्या क्या लेकर आना है। तब राजू के दोस्त ने चाय का ऑर्डर दिया और कुछ खाने के लिए भी कहा। फिर वे लोग जैसे ही वह लड़का चाय लेकर आया तो चाय पीने लगे और वे दोनों चाय पीते पीते जैसे ही राजू का दोस्त कुछ और लेने के लिए पहुंचा तो वह गौर से देखने लगा, लेकिन फिर वहां से अपने खाने के लिए कुछ लेकर आ गया। जैसे ही वे लोग वहां से उठने लगे तो राजू ने सोचा कि क्यों ना वह यहाँ पर भी पैम्पलेट बांट दे, और राजू वहीं पर वह पैम्पलेट बांटने लगा जिन पर उसके माँ पापा का फ़ोटो छपा हुआ था और लापता की जानकारी लिखी हुई थी। अब जैसे ही राजू दुकान के मालिक को वह पैम्पलेट देने लगा कि राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह चौंक गया। कुछ सेकंड के लिए राजू दुकान के मालिक को ऐसे ही देखता रहा और इधर
दुकान का वह मालिक भी उसे अजीब तरीके से देखने लगा और उसकी आंखें नम हो गईं। राजू उसे देखते ही रोने लगा और चिल्लाते हुए पापा पापा करने लगा कि तभी उस दुकान के मालिक की पत्नी अंदर दुकान की टपरी से उठकर बाहर आई और राजू का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे निहारने लगी और तुरंत ही उसे गले लगा लिया। इधर राजू भी बस रोए जा रहा था और वह बुजुर्ग महिला जो इस दुकान की मालकिन थी वह भी बैठकर राजू को गले लगाकर बस रोए जा रही थी। उन्हें रोता हुआ देखकर राजू खुद भी फूट फूट कर रो रहा था कि तभी उसके पिता भी वहां आ गए और वह भी फूट फूट कर रोने लगे। राजू अपने माँ बाप को गले लगाकर रोता रहा और जब वे दोनों फूट फूट कर रो रहे थे तो उन्हें यूं रोता हुआ देखकर राजू के दोस्त ने उसे चुप करवाया तो वह खुद को संभालता हुआ अपने माँ बाप को चुप करने लगा। राजू का दोस्त मुस्कुराते हुए बोला कि अरे पागल, अब रोने की तुझे क्या ज़रूरत है? तेरी तो इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। कितने दिनों से तू अपना खाना पीना सब छोड़कर अपने माँ बाप को ढूंढने में लगा पड़ा है और आखिरकार तूने अपने माँ बाप को ढूंढ ही लिया। तेरे इतने दिनों की मेहनत सब सफल हो गई। अब रोने का टाइम तो चला गया, अब तो तेरे लिए खुशी का टाइम है। तू जो चाहता था आखिरकार वह तुझे मिल गया ना, तो अब अपने आंसू पोंछ और चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। राजू के माँ बाप ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और राजू को वहीं स्टूल पर बिठाया और खुद भी वहीं बैठ गए क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो बहुत ज़्यादा कस्टमर भी नहीं थे। अब राजू के माँ बाप ने राजू से पूछा कि बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तब राजू ने उन्हें पैम्पलेट दिखाया और बोला कि यह कर रहा हूँ। मम्मी पापा, आप दोनों तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे छोड़कर चले गए। आपने यह भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। माना कि भैया भाभी अपने परिवार में व्यस्त हैं, लेकिन मेरा तो सब कुछ आप ही हैं। आपके अलावा मेरा है ही कौन जिसके सहारे मैं अपना जीवन जी सकूं? आप दोनों कहाँ चले गए थे? जब आप माँ को दवाई दिलाने के लिए लाए थे तो फिर अचानक से गायब कहाँ हो गए पापा? भाभी ने भैया ने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की, आपको कितने फ़ोन किए, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। ऊपर से आपका फ़ोन, आप अपने फ़ोन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए पापा? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसे घर से बिना बताए कैसे निकल सकते हैं। आप जानते भी हैं कि हम पर क्या बीत रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोग कहाँ चले गए। मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कभी लगता कि कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, तो कभी लगता कि कहीं आपके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर कोई किडनैप करता तो कम से कम एक बार हमें फ़ोन करके कुछ तो बताता ही। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं, अब तो मेरी उम्मीद भी टूटने लगी थी। लेकिन बस वह तो हर दिन मैं अपने दोस्तों के सहारे खुद को फिर से खड़ा करता और हिम्मत जगाता कि आप कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर मिल जाएंगे, और मैं आपको ढूंढने में फिर से लग जाता था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। पूरे गांव में, गांव के आसपास जितने भी शहर हैं, सब जगह मैंने आपको कितना ढूंढा, लेकिन आप यहाँ इतनी दूर कैसे? तब राजू के पिता दीनदयाल जी ने कहा कि बेटा, रात बहुत हो गई है, पहले दुकान बंद करके हम लोग घर चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर तुझे सब बातें बताएंगे। वे लोग अपने बेटे को लेकर बहुत बड़े मकान के छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बिठाया और वहां बैठाकर उसे पानी दिया और फिर धीरे धीरे उसे सारी बातें बताना शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे राजू को बताया कि उसके शहर चले जाने के बाद उसकी भाभी यानी कि रामू की पत्नी, उसका दिन प्रतिदिन उनके लिए बर्ताव बुरा होता जा रहा था। वह उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। शुरू शुरू में तो वह सिर्फ अपनी सास के साथ बदतमीजी करती, उन्हें उल्टा जवाब दिया करती और कभी कभार तू तड़ाक भी कर जाया करती थी। लेकिन यह सब उसके ससुर के सामने नहीं होता था और अभी तक दीनदयाल जी भी सब कुछ से अनजान थे और अपनी बहू को अच्छा ही समझते थे।
और उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं की थी। उन्हें अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अभी तक वे उनकी सच्चाई से अनजान थे। अभी तक जो कुछ भी झेलना पड़ रहा था, वह सिर्फ राजू की माँ को झेलना पड़ रहा था। वह बेचारी इस उम्र में भी बहू की उल्टी सीधी बातें सुनती, काम न करती तो वह उन्हें गालियां तक सुनाने लगती। कभी कभी वे बेचारी सोचती कि अपने पति को सब कुछ बता दें, लेकिन फिर सोचती कि घर को तोड़ने में ही क्या भलाई है। वैसे भी इतनी उम्र तो कट ही चुकी है, क्यों अब वह अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोलें। इसीलिए सब कुछ सहती रहीं। लेकिन एक दिन उनकी बहू इस बात से अनजान थी कि दीनदयाल जी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके कारण वह अभी तक कमरे में आराम कर रहे हैं। रामू की पत्नी को लगा कि उसकी सास घर पर अकेली है, बाकी सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं। और जैसे वह उनके साथ हमेशा ही बर्ताव करती थी, उसने वैसे ही उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई तू? काम दिखाई नहीं दे रहा? अब तो तेरा बेटा भी काम पर चला गया। चल आजा फटाफट और काम कर ले। कुछ काम करती है ना धाम करती है, बस पड़ी रहती है। क्योंकि उनकी बहू इस बात से अनजान थी कि आज दीनदयाल जी घर पर ही हैं, कि तभी अपनी बहू की कर्कश आवाज़ दीनदयाल जी के कानों में पड़ी। उसकी आवाज़ सुनते ही धीरे से दीनदयाल जी की पत्नी तो बाहर निकल आई आराम से, और बाहर आते हुए धीरे से अपनी बहू से बोली कि बहू, इतनी तेज़ क्यों बोल रही हो? मुझे आवाज़ आ गई, मैं तो आ ही रही थी। इससे उनकी बहू बोली, ओहो, महारानी को तेज आवाज सुनने में परेशानी हो रही है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। तू कहेगी महारानी है, जो जैसे तू कहे वैसे मैं रहूं। अपने काम से काम रखो और फटाफट जाकर किचन का काम निपटा दो। मैं जाकर अपने कमरे में कुछ काम कर रही हूँ, और कमरे में बिना पूछे आने की ज़रूरत नहीं है। जाकर अपना काम करो। दीनदयाल जी अंदर लेटे हुए सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बहू इस तरीके से आखिर बात किससे कर रही है। लेकिन बाहर उनकी पत्नी के अलावा और कोई था भी नहीं। वह फिर सोचने लगे कि क्या उनकी बहू उनकी पत्नी से इस तरह बात कर रही है, और वह गौर से सुनने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी बहू कमरे से आई और अपनी सास पर दहाड़ती हुई बोली, मैंने तुझे कल कहा था ना कि मेरे कमरे की सफाई कर देना, बहुत धूल जमी हुई है चीज़ों पर। तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अपने आप को तू समझती क्या है? तेरे घर में चार चार नौकर लगे हुए हैं, जो तुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब वे बेचारी अपनी बहू के पास आईं और बोली कि बेटा, मैंने तो कमरा साफ किया था। कि तभी उनकी बहू किताब उनके मुंह पर मारती हुई बोली, तो इस किताब पर धूल कहाँ से आ गई? तुझे यह भी दिखाई नहीं दिया कि यहाँ धूल कितनी जम रही है? आंखें हैं या बटन? तो वे कहने लगी कि बहू, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? मैंने तुमसे अभी कहा था ना कि थोड़ा कम बोलो। इतना तेज आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। अपनी सास की इतनी तेज आवाज सुनते ही और ऐसा जवाब सुनते ही उनकी बहू भड़क पड़ी, और तेज कदमों से उनकी ओर बढ़कर आई और उनके सर के बाल पकड़ लिए और उनके बाल खींचती हुई बोली, बड़ी जुबान चल रही है आज तेरी, बुढ़िया। आज देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वह अपनी सास को टेबल की ओर धकेलती हुई जैसे ही उसने अपनी सास को धक्का दिया कि उनका सर जाकर टेबल में लगा और उनके माथे से खून निकलने लगा। दीनदयाल जी पर्दे के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी के सर से खून निकलता देखा, तो वह कमरे से बाहर आए और चिल्लाते हुए अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए बोले, खबरदार, जो मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो समझती क्या हो तुम अपने आप को? यह घर तुम्हारे बाप का नहीं, जो मेरे ही घर में मेरी ही पत्नी पर हुक्म चला रही हो तुम। जिस दिन मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे पति की कमाई पर जीने लगे ना, उस दिन हमें यह एहसान दिखाना, वरना किसी दिन घर से निकाल कर लंबा करूँगा
और दोनों पति पत्नी सड़कों पर घूमते रहना। अभी तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब मेरा और मेरी पत्नी का ही है। अपने ससुर की यह बात सुनकर उनकी बहू बोली, अरे पापा जी, आप तो हमें बिल्कुल ही पागल समझ बैठे। आपको क्या लगता है कि हमें इतनी भी समझ नहीं है कि अगर सब कुछ आपके हाथ में ही होता तो एक दिन आप हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा ही देंगे। मुझे तो इस बात का बहुत पहले से अंदाज़ा था और इसीलिए मैंने आपके बेटे को भी समझा दिया था। शायद आपको याद नहीं होगा, कुछ दिन पहले आपके बेटे ने आपसे लोन के पेपर साइन करवाए थे ना। वह लोन के पेपर नहीं थे, इसी घर के पेपर थे। और उसके मुताबिक आपने यह घर अपनी मर्जी से हमारे नाम कर दिया है। तो आज के बाद हम पर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। और अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है और इतनी ही इज्जत करवाना चाहते हो इस बुढ़िया को लेकर, निकल जाओ इस घर से। क्यों इस घर में यहाँ पड़े हुए कुत्तों की तरह हमारी रोटियों पर पल रहे हो? निकलो यहाँ से और आज के बाद कभी दिखाई मत दे जाना, वरना अभी जो हाल इस बुढ़िया का किया है ना, तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। निकलो यहाँ से, खामखा बैठे बैठे खर्चा बढ़ाते रहते हैं। निकल जाओ दोनों के दोनों इस घर से। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो दोबारा लौट कर मत आना। पत्नी की हुई बेइज्जती को देखकर दीनदयाल जी वैसे भी बहुत आहत हुए थे और बहू की इन बातों ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। और वह, जो कि एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, अपनी पत्नी को लेकर तभी के तभी उस घर से निकल गए। उसके बाद उनकी बहू ने घर पर क्या कहा क्या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि बहू ने अपने घर पर अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को क्या कहा क्या नहीं, वह तो सबसे झूठ बोल रही थी। लेकिन उन्हें अब इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब अपने उन बदतमीज बेटे बहू से दूर आ चुके थे। अब चाहे जो कुछ भी करते रहें वे। अपने भैया भाभी की ऐसी करतूत सुनकर राजू को उन पर बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा कि वह अपने माँ बाप के साथ हुए इस धोखे का बदला कैसे लेगा। तभी राजू ने उन दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और कहा कि माँ पापा, आप दोनों अब यहाँ कैसे रह रहे हैं। फिर उन दोनों ने बताया कि वह ऐसे ही पैसे देकर शहर में आ गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की यूनिवर्सिटी का तो पता नहीं था, लेकिन यह ज़रूर पता था कि राजू की यूनिवर्सिटी किस शहर में है। तो बस जैसे तैसे वे लोग यहाँ इस शहर तक पहुँच गए। लेकिन अब यहाँ पर उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था कि तभी उन्हें यहाँ की मालकिन मिली, जिसने उन दोनों से काम के लिए पूछा। और दीनदयाल जी और उनकी पत्नी दोनों वहीं पर रहने लगे। अब दीनदयाल जी की पत्नी और वह मिलकर इस घर का थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, जैसे झाड़ू बर्तन कपड़े धोना। और इसके बदले में उनकी वह मालकिन उन्हें उस घर में रहने देती है और साथ ही 3 टाइम का खाना दे देती है। इसके अलावा वे दोनों बुजुर्ग बचे हुए समय में चाय की टपरी पर जाकर अपना काम करते हैं और 2 पैसे बचाते हैं। ऐसे ही अपना समय गुजार रहे हैं। अब राजू ने अपनी माँ से कहा कि आप दोनों 10 दिन का समय मुझे दीजिए, मैं आप दोनों को वापस आपके घर में ले जाऊंगा और बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले आप लोग रहा करते थे, उस घर के मालिक के तौर पर। आपको किसी के कदमों तले दबने की ज़रूरत नहीं है। माँ पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूँ। उस दिन वह अपने मम्मी पापा के पास ही रुका और अगले दिन जब यूनिवर्सिटी गया तो उसने अपने भाई को फ़ोन पर बताया कि भैया, मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक फॉर्म आएगा। दरअसल मैं और मेरे कुछ दोस्त खेल खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे हैं खेल में। लेकिन यहाँ पर सब बच्चों ने डिमांड की। उन्होंने हमारी डिमांड पर हमारी यह शर्त मानी है कि अगर हमें वहाँ पर कुछ हो गया तो उसका हर्जाना वह हमारे परिवार वालों को देंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो हमारा कॉलेज 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर उनके घर वालों को देगा। इसके लिए अब माँ पापा तो रहे नहीं हैं, तो मैंने आप दोनों का नाम ही डलवा दिया है। ठीक किया ना भैया मैंने। तब रामू बड़ा खुश होता हुआ बोला, हाँ हाँ मेरे भाई, तूने बहुत अच्छा किया।
अब मेरे पास जैसे ही वह फॉर्म आएगा ना, तो मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। तो रामू ने यह सुनकर हामी भर दी और इस बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो वह कहने लगी कि एक बार कागज़ आ जाए तो फिर पढ़कर देख लेंगे कि क्या है। लेकिन जैसे ही वह कागज़ आया तो दोनों में से कोई भी उसे पढ़कर समझ नहीं पाया, क्योंकि वह तो कंप्लीट इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब रामू की पत्नी और वह इतने भी सुगड़ नहीं थे कि अंग्रेजी में आया हुआ वह पर्चा पढ़ लेते। बस उसमें लिखे हुए 50,000 रुपए को ही पढ़ पाए और बोले कि इसमें पैसे तो लिखे हुए हैं। रामू ने भी दस्तखत कर दिए और साथ ही अपनी पत्नी के भी दस्तखत करवा दिए। अब रामू से उसके भाई ने कहा कि भैया आप वह कागज़ मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उन्हें जमा करवा दूं, जिससे कि अगर भगवान न करे कल को मुझे कुछ भी हो जाए तो आपको पैसे मिल जाएं। तो रामू ने वे कागज़ अपने भाई को भेज दिए और राजू उनको लेकर तुरंत अपने माँ बाप के पास पहुँचा और उसके मम्मी पापा को कहा कि वह अब इन कागज़ों को लेकर अपने घर पहुँचें। उनके पीछे पीछे वह खुद भी आ रहा है और घर जाकर वह अपने बेटे और बहू को चाहे तो घर से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वह घर वापस तो उन्हीं का हो गया है। अब जैसे ही दीनदयाल जी अपनी पत्नी को लेकर घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलते ही उनकी बहू के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन दोनों को देखकर वह चौंक गई और बोली, तुम दोनों फिर वापस आ गए? भूल गए क्या कि क्या कहा था मैंने तुमसे? तभी दीनदयाल जी के पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आया और बोला कि मैडम, सबसे पहले तो मिस्टर रामू कहाँ है यह बताइए, और सर आप अंदर चलिए। दीनदयाल जी अपनी पत्नी को लेकर अंदर आए और उस पुलिस वाले ने रामू का गिरेबान पकड़ लिया और धोखाधड़ी के केस में वह रामू और उसकी पत्नी को पकड़कर ले गया। वे दोनों चिल्लाते रहे और खुद को बचाने के लिए अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन आज दीनदयाल जी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था, उसके आगे वे नहीं आए और आखिरकार उन्होंने अपने ही बेटे को अरेस्ट करवा दिया। रामू और उसकी पत्नी अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं और इधर राजू के परिवार में अब केवल राजू, उसके माँ बाप एक साथ रहते हैं। रामू और उसकी पत्नी ने जो किया उसके लिए उनके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी और इसीलिए वह सज़ा भुगत रहे हैं और जेल में चक्की पीस रहे हैं। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।